अख्तर जो अपने करियर के शुरुआती दौर में थे, अर्ली 2000 की बात है ये। गुजरात से इनका ताल्लुक़ था और इनको एक कंपनी से ऑफ़र आई। कंपनी एक इंटरनेशनल फ़र्म थी, एक गैर मुल्की इदारा था और उन्होंने बताया कि जी उनका लाहौर में ऑफ़िस है। अख्तर के लिए मूव करना गुजरात से लाहौर, गुजरात उनका अपना शहर था, वहाँ से वो लाहौर मूव करना बहुत आसान था। अब वहाँ उनको वर्क एनवायरनमेंट, पहली नौकरी, बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिला और काम करने वाले एक मेहनती मिडिल क्लास इंसान थे, पढ़े लिखे। कंपनी की तरफ से उनको वहाँ पे रिहाइश, लाहौर में रिहाइश वगैरह भी दी गई। एक अच्छा टाइम गुजर रहा था और कुछ दिनों बाद कंपनी के काम की नौयत ऐसी थी कि उनको कराची ज़्यादा सूट करने लगा, तो उन्होंने अपना ऑफिस कराची शिफ्ट कर लिया। अच्छा, अख्तर की उस वक्त शादी नहीं हुई थी। यार, एक बैचलर के लिए मूव करना बहुत आसान होता है, गुजरात से लाहौर हो या लाहौर से कराची आ जाए, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। खैर, वो अपने बाकी स्टाफ के साथ, जिसमें मेजॉरिटी गैर मुल्की थे, वो कराची शिफ्ट हो गए। कराची में क्लिफ्टन में गालिबन एक अपार्टमेंट है, हवाइन होम्स। अच्छा, ये जिस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हवाइन होम्स के, वहाँ पर ये 3 लोग थे। अख्तर, अख्तर का बॉस जो एक फॉरेनर था, और अख्तर का एक और कोवर्कर, ये भी फॉरेनर थे, यानी कि 2 फॉरेनर और अख्तर। कुछ अर्से बाद अख्तर की शादी तय हो जाती है। शादी होनी है गुजरात में, इनकी एक एक्सटेंडेड फैमिली में इनका रिश्ता तय होता है। वहाँ पे बारडे अपने बॉस से शेयर करते हैं कि जी मुझे तो अब ऐसे ऐसे, मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग में ऐसे नहीं रह सकूँगा और मैं अपने लिए कोई अलग अपार्टमेंट देख लेता हूँ, मैं खुद चीज़ें वीज़ें मैनेज कर लूँगा। तो बॉस जो उनका फाउंडर था, वो अच्छा इंसान था, उसने बोला देखें जी, हमारा रूल है कि हम अपने एम्प्लॉई को अपने पास से रिहाइश देते हैं, तो आप जाएं आराम से, शादी वादी जो भी मामला आते निपटाएं, उससे पहले यहाँ पे कोई अपार्टमेंट देख लें और हमें बता दें। कंपनी उनसे एग्रीमेंट करेगी और कंपनी ही उसका रेंट पे करेगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने आगे पीछे अपार्टमेंट देखे तो इनको सी फेसिंग अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा, सी रॉक अपार्टमेंट। अच्छा, ये जिस साल की कहानी इस वक्त मैं बता रहा हूँ, ये 2003 का अक्टूबर या नवंबर, सर्दियाँ थी कराची। तो बहरहाल सी रॉक अपार्टमेंट में इनको एक अपार्टमेंट समझ में आया, 3rd फ्लोर का। इन्होंने आगे कंपनी को बताया, कंपनी ने डील किया और इनका एग्रीमेंट हो गया। 3 रूम्स का वो अपार्टमेंट था, अच्छा कुशादा अपार्टमेंट। अच्छा, उस दौर में वो अपार्टमेंट प्रोजेक्ट जो था सी रॉक, अब तो खैर कंप्लीट होने के बाद मखदूश हो चुका है बिल्कुल, लेकिन उस वक्त वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। 80-90% आप कह सकते हैं वो बिल्डिंग कंप्लीट थी, लेकिन जो यूनिट कंप्लीट हो गए थे वो पोजीशन देते जा रहे थे। इनको 3rd फ्लोर का जो अपार्टमेंट समझ में आया, वो अच्छा 3 बेडरूम्स का अपार्टमेंट था। एक बेडरूम इन्होंने अपने लिए बना लिया, फिर एक गेस्ट रूम बना लिया, फिर एक इन्होंने रूम जो था वो कंपनी के काम के लिए बना लिया। गो के शारा फैसल पर इनका ऑफिस था, लेकिन कंपनी के काम के लिए इन्होंने अपने घर में भी एक सेटअप कर लिया, टेबल वेबल रख ली और बाकी चीज़ें। अच्छा, ये शादी की तैयारियां कर रहे थे, शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे, घर को भी सेट कर रहे थे। इस दौरान इनके जो बॉस थे, जो फाउंडर था एक, उसने बताया कि जी हम अपने जो ऑफिस है, जो सिर्फ पाकिस्तानी स्टाफ है वो यहाँ रहेगा और हमारे इस स्टाफ को आप लीड करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त पाकिस्तान में, जितना फॉरेनर्स थे ना उस कंपनी के, वो हांगकॉन्ग में एक ऑफिस बना के हांगकॉन्ग में शिफ्ट हो रहे थे। तो इनको बोला कि बाप, हमारे नुमाइंदे ने ऐसे ऐसे कुछ इनको अमाउंट दिया, उसको पैटी कैश तो नहीं कहेंगे, एक बड़ा अमाउंट था। कुछ डॉलर्स दिए, जो अच्छे खासे चंद हज़ार डॉलर्स बनते थे, वो इनको दिए कि जी कंपनी के मामलात को देखने के लिए कोई चीज़ हो तो इशारा फैसल वाला ऑफिस भी एक्टिव है, फिर आपने अपने घर में भी एक्टिव रखा हुआ है, और कुछ चेकबुक के पेजेस, कुछ लीव्स जिस पर साइन करके, चेकबुक्स पे, चेक की लीव्स पे, चेक के पेजेस पे साइन करके इन्होंने दे दिए कि जी कोई ऑफिस के काम के लिए कोई पेमेंट होती है तो आप हमारी कंसेंट से, हमारी इजाज़त से आप ये चेक कैश करा सकते हैं या ये डॉलर्स यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये अच्छी जिम्मेदारी, इनको बड़ी खुशी हुई कि ये एक तरह से प्रमोशन ही थे पूरे पाकिस्तान को। अब ये देख रहे थे उस कंपनी के ऑपरेशंस को, और वो तमाम जो फॉरेनर्स थे वो हांगकॉन्ग वाले ऑफिस शिफ्ट हो गए। ये एक दिन शादी की शॉपिंग के लिए करीब ही किसी मॉल में गए, वापस आए हैं तो इन्होंने देखा, इनको याद आया कि मैंने जो ऑफिस वाला रूम है, जो मैंने अपने अपार्टमेंट में एक ऑफिस के लिए रूम बनाया हुआ है, उसकी अंदर से कुछ चीज़ें लेनी है। तो ये गए, इन्होंने ड्रॉर वगैरह खोला तो इन्होंने देखा यहाँ डॉलर्स पड़े थे। डॉलर्स तो नहीं है, बहुत ढूंढा, ड्रॉर में ढूंढा, टटोल के रख लिया, पूरा पूरा टेबल के ऊपर ढूंढा, रूम में ढूंढा, फिर बेडरूम तक जहाँ पे वो ऑफिस का सामान नहीं रखते थे वहाँ भी ढूंढ लिया। आधी रात हो गई जी, फजर का टाइम। अभी टेंशन इनको ये कि मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, गो के मेरा फाउंडर्स पे बड़ा एतमाद, उन लोगों को मुझ पर बड़ा एतमाद है, लेकिन फिर भी एक सिचुएशन ऐसी बन गई है कि मैं मिडिल क्लास एक स्ट्रगलिंग फेज़ में हूँ और मेरी शादी होने वाली है। तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि मैंने चुरा ली है या ऐसी कोई बात है, उनके दिल में कोई बात आए। गो के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है दिल में बात आ जाए। वो टेंशन में बैठे हुए, सुबह हो गई जी, सोई भी नहीं। सुबह काम वाली आई, सबसे पहले उससे पूछा
तो उसने तो रोना शुरू कर दिया कि साहब हमें क्या पता ये डॉलर्स क्या होते हैं। उन्होंने बोला तसल्ली दी, देखो भाई मैं तुम्हें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन तुम यहाँ आती हो, मेरा नुकसान हुआ है, तुम यहाँ काम करती हो, तो मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ। बहरहाल तुम तसल्ली रखो, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इन्होंने ऑफिस का जो स्टाफ था, पाकिस्तानी स्टाफ था, जो कभी कभी ऑफिस के लिए इनके घर भी आ जाया करता था, उनसे ये चीज़ फ़ोन करके शेयर की। वो लोग आए और उन्होंने वो फैसला ये हुआ कि दे हम ऑफिस यहाँ तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पुलिस में कंप्लेन की गई मुताल्लिका थाने में। वहाँ की पुलिस आई, क्योंकि एक फॉरेनर्स की कंपनी थी, गैर मुल्की इदारा था एक। तो वो लोग आए, उन्होंने देखा अपार्टमेंट कि भाई ना कोई खिड़की टूटी है, ना कोई खिड़की का शीशा टूटा है, ना कोई दरवाज़ा टूटा है, ना कोई और कोई फोर्स एंट्री है। फिर मेन गेट, अपार्टमेंट का गेट, फिर उसके आगे एक गेट, और फिर थोड़ा सा कॉरिडोर, फिर लोहे का गेट। तो इतने सख्त जंगले नुमा अपार्टमेंट में कौन आएगा, कहाँ से आएगा? 3rd फ्लोर का अपार्टमेंट है। उन्होंने बोला कि सही, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कुछ दिनों बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने बोला कि जी हमने सबसे पहले तो आपके कराची वाला जो ऑफिस का स्टाफ है वो आप कहते हैं जी आपके घर आते जाते हैं, हमने उनसे पूछा है, तो हमें तो नहीं लगता एक वही हो सकते हैं कि उसे क्यों आते से किसी ने आपके वो बना ली हो, की वगैरह कोई बना ली हो, या आते जाते आपने गौर ना किया, उन्होंने कोई चीज़ उठा ली हो। तो वो तो मानने को तैयार नहीं, आप कहते हैं तो फिर हम अपना रिवायती तरीका अपनाते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखें ये फॉरेनर्स की कंपनी है, अखलाकी अक़दार यहाँ बहुत हाई है, और अगर आपके पास किसी शक भी नहीं है, मतलब किसी के पास प्रूफ भी है ना, तो आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो कहने फिर आप देख लें जो भी मामलात हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर हुआ क्या है। अच्छा, बैक वक्त वो उनके उस स्टाफ से ये भी पूछ रहे थे कि ये जो शख्स, ये जो अख्तर भाई हैं, ये सही आदमी है, इसने कंप्लेन की, ऐसा तो नहीं इसने खुद ही कहीं गायब कर दी हैं? तो आपको पता है पुलिस का अपना एक मिजाज होता है। अब फैसला ये किया अख्तर भाई ने कि अब पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। मेरे जो कलीग्स हैं मैंने उनसे भी पूछ लिया, काम वाली से भी पूछ लिया, कोई कुछ कबूल करने को तैयार नहीं है। तो अब क्या करें? फ्लैट तो मेरा है, मैं रहता तो मैं हूँ यहाँ पे, गो के मैंने रूम डेडिकेट किया हुआ ऑफिस वर्क के लिए। वहाँ अपने फॉरेनर्स जो थे, जो बॉसेस वगैरह थे, उनको कॉल की। उधर से जवाब ये आया कि देखें आप अपनी शादियों की छुट्टियों पे जाने वाले हैं, आप रिलैक्स करें, ये एक मिसहैप है, आपने पुलिस को रिपोर्ट किया है, हम अपनी तरफ से भी फॉलो अप करेंगे, आप भी फॉलो अप रखिएगा, आप अपने गुजरात अपने शहर जाएँ, इंशाल्लाह वहीं मुलाकात होगी, हम आपकी शादी अटेंड करने वहाँ आएंगे। इन्हीं की तरफ से एक ईमानदार एम्प्लॉई पे उन्होंने ट्रस्ट किया, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में चीज़ें चल रही थी कि कहीं कहीं कोई बात आ गई तो मतलब नुकसान से ज़्यादा या नौकरी से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मेरा इमेज ख़राब होगा। ये दिसंबर 2003 है, इनकी शादी थी मार्च 2004 में। अच्छा, आखिरी की कुछ शॉपिंग थी, इसी दौरान अख्तर का एक भाई जो लंदन में रहता था, उसका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मैंने एक ट्रांसफ़र एजेंट या कोई एक्सचेंज में वार कुछ पाउंड्स भेजें, और वो तुम जाके, तुम तो गुजरात जा ही रहे हो, तो वहाँ घर में अम्मी को दे देना। अच्छा, इन्होंने वहाँ से पाउंड्स उठाए और वो ला के घर में, अच्छा खासा अमाउंट था उस ज़माने में, डॉलर 60 रुपये का था, तो पाउंड आप अंदाज़ा लगा लें, इसका डबल कर लें आप। तो अच्छे खासे अमाउंट के वो पाउंड्स थे, इन्होंने उठा के अपने जो ऑफिस वाला इन्होंने रूम बनाया हुआ था घर में, वहाँ पर एक ब्रीफ केस में डाल के उस रूम में ड्रॉर के साथ ही रख दिया वो ब्रीफ केस। अगले दिन इनको ऑफिस जाना था, और आखिरी दिन एक तरीके से फिर उन्हें 1-1.5 महीने बाद ही आना था, छुट्टियों के बाद शादी की। तो वापस आए हैं ऑफिस से, तो अब इन्होंने सोचा कि यार मैं ऑफिस वाला रूम और वो पॉन्ड्स भी उठा लूँ। अंदर रूम में गए तो उन्होंने देखा जी पॉन्ड्स गायब हैं। अब तो इनको समझ ही कुछ ना आया, इनका तो बीपी लो हो गया कि भाई ये क्या हुआ है। चलें जी, फैमिली वाली बात, जो फैमिली को जिसको जो बताना था बताया, जो भी करना था। इन्होंने अपने जो फॉरेनर बॉस थे उनको बताया कि देखें इस तरह मेरा ज़ाती नुकसान भी हो गया, ये कुछ मामलात हैं, जो भी है, जो मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तो बहरहाल एक तरीके से उन पर और ट्रस्ट डेवलप हो जाए, और एक इंसिडेंट हुआ है उसमें एक एडिशन हुई है चीज़ की, तो उन्होंने अपडेट ज़रूर करना था। और जो गैर मुल्की थे लोग, उन्होंने बोला, जो हांगकॉन्ग में बैठे थे, उन्होंने बोला कि भाई आपने जो मुताल्लिका थाने में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की थी, एक तो आप उनसे फॉलो अप करें और उसमें बताएंगे भाई इजाफी मेरे पास घर में तो एक और डकैती हो गई है। खैर जी, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने फिर आके वही पूरी एक साइकिल चलाई। उसने बोला भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई एक चीज़ तो टूटी हुई हो, कोई एक तो फोर्स एंट्री कुछ तो हो, आपको या किसी को शक हो, या आप कह रहे हैं बस आप गए हैं वापस आए तो ये हो गया। इस दौरान में 2 चीज़ें आपको बताना भूल गया। अच्छा, इनके बिल्कुल घर के बराबर में उस बिल्डिंग का जो बिल्डर था, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा था, जो कंपनी थी, उसका जो मालिक था, उसका बेटा अपनी बेगम के साथ, यानी कि उस बिल्डर का बेटा और बहू इनके बिल्कुल बराबर वाले अपार्टमेंट में, अख्तर भाई के बिल्कुल बराबर वाले अपार्टमेंट में रह रहे थे। तो इन्होंने जाके उसको भी बताई 2-3 दफ़ा ये बात। उसने बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब हमारी इधर बिल्कुल दीवार मिली हुई है, अगर कोई खटपट भी हो, अगर आप गए हुए भी हैं, कोई तो आवाज़ आए, ऐसा हो ही नहीं सकता।
बहरहाल अब ना पुलिस मानने को तैयार, ना कोई और मानने को तैयार, ना इनके पड़ोसी जो बिल्डर का बेटा था वो मानने को तैयार। अब क्या करते? अच्छा, इस दौरान इनका जो ऑफिस का ड्राइवर था जिनको लाता ले जाता था, वो सारी सिनेरियो को देख रहा था और उसका भी जारी बात है वो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा। तो उसने एक दिन अख्तर से जिक्र किया कि अख्तर भाई, आप कहो तो गिजरी पे एक बाबा बैठते हैं, मुझे तो एक जादू का मामला लग रहा है, वहाँ चलते हैं। अब अख्तर भाई जो इतने पढ़े लिखे आदमी हैं और बाकी मामला आते हैं, जब इंसान परेशान होता है ना तो फिर हर दरवाज़ा खटखटा के देख लेता है। इसने बोला चलो मुझे लेके चलो उन गिजरी। मैं ये ऐसी आपको एक चीज़ है एडिशनल बता रहा हूँ, गिजरी वाले बाबा के पास गए और उन्होंने बोला कि अपने बिल्डिंग में कोई ऐसा लड़का जिसकी उम्र 10 साल के आसपास हो और वहाँ आता जाता हो या रहता हो, उसको लेकर आओ। तो इन्होंने किया गया कि अपने बिल्डिंग का एक ड्राइवर था, उसका बेटा था और वो अक्सर वहाँ आता जाता था, वो उसको रिक्वेस्ट करके लेकर गए बाबा जी के पास। तो मैं इसके पैर के अंगूठे में देख के बताऊंगा कि चोरी किसने की है। तो जी अच्छा जी देख लें जी, पैर के अंगूठे में उन्होंने देख के बताया कि ऐसे ऐसे ये उसका हुलिया है और इस वक्त वो चोरी करके वो मुल्क से बाहर चला गया और मुस्तकबिल करीब में वापस नहीं आएगा। ये मैं आपको एक इजाफी चीज़ बता रहा हूँ, जब परेशान होता है ना इंसान ऐसी चीज़ों में भी फंस जाता है। अच्छा, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि लोग इल्म रखने वाले नहीं हैं, इल्म रखने वाले लोग भी हैं, सच्चा इल्म रखने वाले लोग भी हैं, लेकिन ऐसे भी मामला हुए अंगूठे में देख के बता रहा था। और क्या बताया गया जी, वो मुल्क से बाहर चला गया। अच्छा, बहरहाल बड़े भारी दिल के साथ गुजरात रवाना हुए अख्तर भाई और वहाँ उनकी शादी अटेंड करने के लिए फॉरेनर्स भी हांगकांग से डायरेक्ट पहुँचे। और बड़ी बात थी जी, उनको हौसला देने के लिए उनसे मिले और उन्हें बोला, बताया फॉरेनर्स ने, वो पूरी कहानी फॉरेनर्स ने उनकी सुनी कि क्या हुई। दरअसल शादी में मुलाकात हुई तो बाकी चीज़ें बात हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि पूरी कहानी हुई क्या थी। उन्होंने बोला देखो यार, पैसे आते जाते रहेंगे, आपका ये मसला हल होना चाहिए। अब आप फैमिली के साथ भी वहाँ जाओगे तो अगर कोई सस्पिशियस चीज़ है, कोई चीज़ मामलात हैं तो वो क्लियर हो, तो आप वो क्लियर करो, बाकी पैसों की फिक्र नहीं करनी। तो ये भी एक बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी अख्तर भाई के दिल में एक चीज़ कि यार एक तरफ पाउंड गायब हुए, फिर कंपनी के डॉलर्स गायब हो गए, अभी कहानी बाकी थी, पिक्चर अभी बाकी थी। अभी हुआ क्या कि जो बॉसेस थे, जो फाउंडर्स थे, उनका ट्रैवल प्लान ये था कि वो हांगकांग डायरेक्ट गुजरात से वापस नहीं जाएंगे, वो कराची से होते हुए उन्होंने जाना था, क्योंकि कराची में हेड ऑफिस था इनका। फिर वहाँ पे बैंक में जो अकाउंट में पैसे ऐसे होते हैं, उनके मैनेजर से मुलाकात करनी थी और फिर वो मिलते हुए उन्होंने जाना था हांगकांग वापस। बहरहाल अख्तर भाई की शादी अटेंड करके, अख्तर भाई को अभी कुछ हफ्ते थे कराची आने में, वो जो फाउंडर्स थे वो उठ के कराची आए और वहाँ से उन्होंने हांगकांग जाना था। तो एक दिन कराची से कॉल आती है अख्तर भाई को और ये कॉल उठाते हैं तो फॉरेनर जो उनका बॉस था, जो गैर मुल्की बॉस था इनका, उसकी कॉल थी और उसने बोला कि यार अख्तर, आपने वो क्या कुछ पेमेंट की है किसी को चेक्स के ज़रिए? कह रहा नहीं, मुझे तो ना ज़रूरत थी ना मैंने की है, चेक्स तो यूं ही थे, अपने वो तो यूज़ ही नहीं हुए। कह रहा है 95,000 विड्रॉ हुए हैं। अब तो जी अख्तर भाई की आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो गया। अख्तर भाई को तो समझ ही कुछ नहीं आया। उसने बोला, अख्तर भाई ने बोला कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं दिए। कह रहे चलो सही है, आप आराम अभी रिलैक्स करें, मैं आपसे थोड़ी देर में डिटेल शेयर करते हैं, मैं मज़ीद कुछ डिटेल भी पता लगी है। तो उन्होंने बैंक मैनेजर और बाकी लोगों से पूरे ब्रांचेस में सब जगह करवाया होगा इन्वेस्टिगेट, क्योंकि छोटा अकाउंट तो था नहीं। भले निकला जो अमाउंट था वो छोटा था, लेकिन वो एक अकाउंट डिफरेंट तरह की कंपनी का अकाउंट था। बहरहाल थोड़ी बात दोबारा अख्तर भाई ने ही अपने बॉस को फ़ोन किया, उसने पूछा कि डिटेल क्या है और क्या पता लगा आपको। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, वो जो चेक जो है 95,000 का जो विड्रॉ हुआ है अमाउंट, उससे पहले एक अटैम्प्ट हुई थी, ये 2.5 लाख रुपए का कोई चेक लेके, अच्छा जिस बैंक के जिस ब्रांच में इनका अकाउंट था वो वहाँ नहीं गया, वो शख्स जिसने भी कैश कराया 2.5 लाख का चेक लेके उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में गया। अब वहाँ अमाउंट लाख से ऊपर होता है तो आपको पता है वो आईडी कार्ड मांगते, उससे आईडी कार्ड मांगा तो उसने आईडी कार्ड देने से इनकार कर दिया कि या तो उसके पास है नहीं या ऐसा कोई बहाना कर दिया, वहाँ से चला गया। फिर उसको पता लग गया था कि जी लाख से ऊपर का अमाउंट आईडी कार्ड के बगैर कैश नहीं होगा, तो वो किसी तीसरी ब्रांच में उसी बैंक की 95,000 का चेक लेके गया और 95,000 निकलवा लिए। बहरहाल जी ये तो नुकसान, लेकिन इससे एक चीज़ का फ़ायदा हुआ कि फॉरेनर्स को भी बात पता लग गई और अख्तर भाई को भी इस चीज़ का इत्मीनान हुआ कि ना तो कराची का स्टाफ इसमें मुलव्वस है, ना अख्तर भाई मुलव्वस है, ना काम वाली मुलव्वस है। तो ये कोई और कहानी है और ये कोई ग्रुप या इंडिविजुअल अख्तर भाई के पीछे लगा हुआ है और ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। खैर जी, अख्तर भाई अपनी बेगम, वहाँ से वो लोग चले गए। अख्तर भाई अपनी बेगम को कुछ दिनों बाद लेकर, बेगम को उन्होंने असल में कुछ नहीं बताया कि मामला चल क्या रहे हैं, बेगम को लेके कराची आ गए। अब कराची आके अपार्टमेंट में रहना शुरू किया था। एक ही दिन हुआ था कि इनके घर पे दस्तक होती है, पता लगता है जी बराबर में जो बिल्डर का बेटा और बहू नहीं रहते थे, उनका मुलाजिम आया और उसने बोला कि जी ऐसे ऐसे साहब मिलना चाहते हैं आपसे।
तो आप कहें तो वो आ जाएं या आप उनके पास आ जाएं। तो बहरहाल अख्तर भाई उठ के गए, बात की, कह रहे यार ऐसे ऐसे कल हम लोग आइसक्रीम खाने गए, वापस आए तो मेरा लैपटॉप और कुछ चीज़ें मेरे घर से गायब हैं, मेरे अपार्टमेंट से। तो अब अख्तर भाई की तरह से मैं मतलब आंखें खुल जाएंगी कि चलो यार खुदा का वास्ता किसी को तो ट्रस्ट हुआ। कह रहा यार ना मेरे घर में कोई फोर्स एंट्री है, ना मेरा कोई पीछे रोशनदान टूटा है, ना कोई खिड़की टूटी है, ना कोई दरवाजे की चाबी का कोई मसला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अंदर। जिस तरह जो चीज़ें थी एज इट इज़ पड़ी हुई हैं। बस मेरे एक कमरे में ये कार्रवाई हुई है, लैपटॉप वगैरह उठा के ले गए। अच्छा, मैंने आपको बताया जैसे कि ये बिल्डर फैमिली थी, और ये वो बिल्डर है, मैं नाम नहीं ले रहा। ना सिर्फ इन्होंने सी रॉक अपार्टमेंट बनाए थे, और जो कराची का मशहूर ज़माना एट्रियम मॉल है वो भी इन्हीं बिल्डर्स ने बनाया था। तो कोई छोटे लोग नहीं थे, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस लगाया, और आप समझ सकते हैं वो कितने इन्फ्लुएंशियल होंगे। और इन्फ्लुएंस लगाने के बावजूद नतीजा, पुलिस आई, सब चीज़ें हुई, नतीजा सिफर रहा। अच्छा, इस दौरान अख्तर भाई की बेगम को ये तो पता था कि इस बिल्डिंग में चोरियाँ होती, लेकिन ये नहीं पता था कि अख्तर के साथ ये सीन हुआ है। कुछ दिनों बाद अख्तर भाई को मुल्क से बाहर, यानी कि हांगकॉन्ग, ये अपना जो फॉरेनर्स के पास जाना था, उनकी मीटिंग वीटिंग करनी थी। उन्होंने अपने गुजरात में अपनी फैमिली को फ़ोन किया, अपनी वालदा को फ़ोन किया कि जी आप कुछ दिनों के लिए वाइफ के पास आ जाएं, ताकि मैंने जाना है, वो अकेली न रह जाए। वो आ गई कराची, और अख्तर भाई हांगकॉन्ग रवाना हो गए। हांगकॉन्ग से ट्रिप करके जब अख्तर भाई वापस आए तो इनके ड्राइवर ने जब एयरपोर्ट से पिक किया तो उसने वापसी बताया कि अख्तर भाई पता है आपको, ऐसे ऐसे वो जो ऊपर एक सिंधी फैमिली नहीं रहती थी। कह रहे यार हाँ, वो वहाँ तो कोई रहता नहीं था। कह रहे नहीं, वो हैदराबाद की फैमिली है, वो कभी कभी आते हैं, वो नंटी के हैं जी, और डकैती हो गई है। कह रहे हैं अख्तर भाई जैसे ही घर आए, अख्तर भाई ने फ़ौरन पैगाम भिजवाया कि मैं ऐसे ऐसे मिलना चाहता हूँ, और आपके यहाँ अगर कोई चोरी हुई है तो उसके मुतालिक मैं कोई बात करना चाहता हूँ। तो अख्तर भाई का ड्राइवर गया ऊपर, उसने बात की, उन्होंने बोला होगा कि आ जाइए, गए ऊपर। वो जो खातून थी काफ़ी पढ़ी लिखी सिंधी फैमिली, और वो खातून को उन्होंने सारी बात बताई कि जी मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है, आपके साथ क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारा तो जो काफ़ी सोना ले गए। अब आप सोचें, जिस दौर में डॉलर 60 रुपीज़ का था, और उस दौर में डॉलर सोना, उन्होंने बोला था कि सोने की डकैती, वो सोना लेकर गए। तो सोना उन्होंने उस दौर में बताया था कि 30-40 लाख रुपए का सोना लेकर गए, जिस दौर में 5,000-6,000 रुपये तोला सोना था। आज तो 5.5-6 लाख रुपए तोला है ना, उस दौर में 5-6 हज़ार रुपये तोला सोना था। ये मैं 2004 की बात बता रहा हूँ। तो उसमें 25-30 लाख 40 लाख का सोना, कितना सोना होगा। और वो कह रही मुझे गम इस बात का है कि ये हमारे आबा व अजदाद तो चला आ रहा है कि जी परदादी जो परनानी, तो पता नहीं कौन। समर्स की बात थी, तो समर वेकेशंस पे यूके में इनका बेटा पढ़ता था, वो आया हुआ था, और इनकी बेटी यूके गई हुई थी, जो इनके पास से होती हुई गई थी। अच्छा, ये हैदराबाद की फैमिली थी, इन्होंने यूनिट खरीद के, अपार्टमेंट खरीद के रखा था। जब कराची आती थी तो इधर उधर रुकने के बजाय या किराए पे जगह रहने के बजाय वो अपने अपार्टमेंट में रुकती थी। तो कह रही मेरी बेटी यहाँ पर अपना कुछ मेरे पास यूके जाते हुए सोना रखवाती भी गई है, और शर्मिंदा हो जाऊंगी मेरी बेटी के ससुराल वालों के सामने आके कि कैसे घर के अंदर से सोना गायब हो गया। तरबा ये भी देख रहे कि जी पुलिस वाले तो ऐसे लाइन हाजिर खड़े हुए जैसे पता नहीं क्या कह रहे हैं। इतना तो मेरे उस पर नहीं हुआ, FIR तक दर्ज नहीं की गई, सिर्फ एक रिपोर्ट दर्ज की गई। तो वो बड़ा हैरान थे। बहरहाल अब वो पुलिस वालों ने किया क्या, पूरी बिल्डिंग के जो स्टाफ, चौकीदार, लिफ्ट ऑपरेटर, सबको ले आके लॉकअप कर दिया। अब अख्तर भाई बड़े हैरान, यार ये कार्रवाई इतनी, यार मतलब सीरियस इतनी कार्रवाई, खैरी बड़ी अग्रेसिव कार्रवाई कैसे हो रही है। अच्छा, मालूम ये हुआ कि बड़े एक मशहूर जनरल गुजरे, नाम नहीं लेना चाहता मैं उनका, तो ये उनकी रिलेटिव थी, और उनके ज़रिए इन्होंने जी DIG क्या, SSP क्या, SP क्या, DSP क्या, SHO क्या, सबको इस चीज़ में इंगेज कर लिया। इस वजह से इतनी पुलिस और फिर एजेंसी के लोग भी बैठे हुए थे सारे कपड़े में। तो वो लेकर गए जी पूरे मोहल्ले, पूरे बिल्डिंग के स्टाफ को, सब चीज़ों को। और अख्तर भाई बताते हैं कि उस दौर में जी बड़ा कोई सही वाली अग्रेसिव किस्म की चेकिंग वेकिंग हुई, और कोई 3rd डिग्री भी जिनको ज़्यादा शक होगा उसको दिया कि कह रहे हैं यार एक चौकीदार था, उसका शायद कोई हाथ वाथ भी टूट गया। लेकिन इसके बावजूद किसी ने कबूल किया होगा, तो कबूल, मुझे नहीं पता कोई इतना पक्का था जिसने कबूल का ही नहीं दिया, पर कोई सिरा नहीं मिल के दिया। अब वो परेशान इस चक्कर में, उन दिनों में उन्होंने उसे लागे कि SHO का तबादला भी करवा दिया कि जी ये FIR पे सही काम नहीं कर रहा, मतलब ये मेरा चोर नहीं पकड़ पा रहा। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अख्तर भाई कह रहे हैं उनका काम देख के तो मैं अपना काम भूल गया। अब कार्रवाई यहाँ नहीं रुकी, ये तो इंटेरोगेशन थी। उसके बाद अब उस दौर में आज वाली सहूलियात तो नहीं थी, लेकिन हुआ क्या कि मैंने आपको बताया था अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत थी, कुछ यूनिट्स रेडी नहीं हुए थे। तो कहने पुलिस वालों ने एक आर्जी चेक पॉइंट बना लिया था, वो इस बिल्डिंग की छत पे बैठा करते थे।
2 या 3 पुलिस वाले रात में और नाइट विजन गॉगल्स पहन के बैठते थे। उससे भी कुछ नहीं पता लगा, तो कुछ दिनों बाद फॉरेंसिक टीम्स आई और थंब इम्प्रेशंस लिए गए तमाम लोगों के, इंक्लूडिंग अख्तर भाई एंड फैमिली के, और फिर पूरी बिल्डिंग में थंब इम्प्रेशंस चेक किए गए। तो कुछ दिनों बाद पता ही लगा कि भाई हल छोटा सा एक ये निकला, ये अख्तर भाई का अपार्टमेंट, जो बराबर वाले जो बिल्डर का बेटा था वो, और जो ऊपर बिल्कुल उनके ऊपर एक अपार्टमेंट था जहाँ ये सिंधी आंटी रहती थी, जिनके कहने पर ये सारी कार्रवाई हो रही थी, और उनके घर भी कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी कि कोई ज़बरदस्ती घुसा हो और वो चीज़ें पता नहीं लगी, सोना कैसे गायब हो गया। तो ऊपर से कुछ फिंगरप्रिंट्स स्पाइडरमैन की तरह चलते हुए इन जगहों तक आ रहे थे। जब ये चेक किया गया तो फिर अख्तर भाई के घर में भी वो फिंगरप्रिंट्स आ रहे थे बैक साइड से, और वो आते कहाँ से थे, पीछे जो डक्ट थी इसके अंदर ये सेवरेज लाइनों के पाइप्स थे, वहाँ से वो स्पाइडरमैन की तरह आता होगा और ऐसे ही चला जाता होगा। लेकिन कौन कब आइसक्रीम खाने गया है, कौन कितनी देर के लिए किया गया है, तो किसी इंडिविजुअल का तो काम नहीं है इतना सीरियस किस्म की कार्रवाई करना कि पकड़े जाए तो क्या कुछ हो सकता है, और तवातुर से कार्रवाई करते रहना। कोई इतना शातिर ग्रुप था कि वो छत पे बैठा होता था, सामने होता था, क्या होता था, उसने देखा कि जी ये बिल्डर का बेटा ये गया आइसक्रीम खाने, थोड़ी देर लगेगी, ये अख्तर भाई हैं, ये इस टाइम पे जाते हैं, फुल रैकी हुई भी थी, और ये इतनी देर में वापस आते हैं। इस बीच में ऊपर से छत से कोई आता है और कार्रवाई करके कहाँ निकल जाता है कुछ नहीं पता। अब तक ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, ये कार्रवाई आज तक पता नहीं लग सकी कि किसने की है। मुझे नहीं पता, बीच में शायद को पुलिस को सिरा मिला हो, लेकिन अख्तर भाई वहाँ पर मज़ीद कुछ महीना रहे। उसके बाद उनकी बेगम की तबीयत ख़राब रहने लग गई और उनके दिमाग में, दिल में कहीं ये बात आ गई कि मुझे कराची सूट नहीं करता, तो वो वापस लाहौर शिफ्ट हो गए और अब वो पाकिस्तान ही छोड़ चुके हैं रिसेंट पास्ट में। तो यही चीज़ आपसे शेयर करनी थी। इस जैसा वाक़या अगर कभी आपके साथ गुजरा हो या आपने सुना हो या देखा हो तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चीज़ में मेरे किसी लफ्ज़, मेरे किसी जुमले, मेरे किसी एक्सप्रेशन से अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं आपसे एडवांस माफ़रत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।